नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्तम बघेल और अपना यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मौलिक विद्युत कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेकंड चैप्टर है। जो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो आप एक बार पिछला वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल में जाकर पिछली वीडियो अवश्य देखें। तो आइए पढ़ते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रीशियन। सबसे पहले परमाणु की संरचना। परमाणु भी एक प्रकृति का सूक्ष्म कण नहीं है। तो मतलब ये भी प्रकृति का सूक्ष्म कण नहीं है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब पढ़ेंगे परमाणु हो गया अपना नाभिक। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। दोस्तों अपन एकदम डिटेल से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा डिटेल से भी थोड़ा शॉर्ट में भी पढ़ेंगे। तो केंद्रीय का सघन भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अवस्थित रहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रहते हैं, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नाभिक का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रहते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। ये अंतराण्विक बल द्वारा बंधे होते हैं। मतलब ये अंतराण्विक बल द्वारा बंधे होते हैं। तो अपना नाभिक हो गया केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ये अंतराण्विक बल द्वारा बंधा होता है। और डिटेल से बात करते हैं इसके बाद एक एक करके। सबसे पहले अपना प्रोटॉन क्या होता है। इसको मिटा। प्रोटॉन किसी तत्व से प्रोटॉन सब प्रकार से समान होते हैं। मतलब किसी भी तत्व से सभी प्रोटॉन समान होते हैं। और प्रोटॉन पर धन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1+1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की?
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन नाम किसने दिया? नाम दिया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाम दिया। खोज तो किसने की? गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन पर इस पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और यह नाभिक में स्थिर रहता है। नाभिक में स्थिर रहता है। गोल्डस्टीन ने खोज की, मतलब सन कौन से सन में की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की सन 1896 ईस्वी में। तो इसमें इतना ही काफ़ी है। अब प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन का, और जो एक पॉइंट और है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। तो इसमें इसके पॉइंट हो गए। प्रोटॉन किसी भी तत्व से सभी प्रकार प्रोटॉन समान होते हैं। किसी भी तत्व में प्रोटॉन सभी प्रकार से समान होते हैं। इस पर आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, सन 1896 ईस्वी में। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है जो नाभिक में स्थिर रहता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे, प्रोटॉन हो गया अपना। दोस्तों प्रोटॉन के कितने पॉइंट हैं, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक बार दोबारा से ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको एक बार में कंप्लीट नहीं होता, दोबारा से पढ़ो। इसके बाद न्यूट्रॉन। सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने की थी सन 1932। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन आवेश रहित, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है। और न्यूट्रॉन का आवेश इसके लगभग
लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। या 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 कितना लिख देंगे? ग्राम। तो न्यूटन में इतने इंपॉर्टेंट, न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की थी। और न्यूटन आवेश रहित होता है और न्यूटन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और द्रव्यमान न्यूटन का द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। या ग्राम में करेंगे तो 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम होता है। तो किलो इसके -24 हो जाएगा, 3 हट जाएगा तो 27 में से 3 जीरो हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगला है अपना, और इसी में एक न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन का विपरीत होता है एक, न्यूट्रॉन का विपरीत होता है न्यूट्रोनो। एक क्वेश्चन में ये भी आता है, न्यूट्रॉन का विपरीत क्या होता है? न्यूट्रोनो। इसकी खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज, इसकी खोज किसने की थी? एफ रेस या सी कोवेन ने की थी। तो न्यूट्रॉन का विपरीत न्यूट्रॉनो हो गया। खोज किसने की थी? एफ रेस या सी कोवन, इनमें से एक नाम आया गया। तो एफ रेस आ जाएगा या सी कोवन आ जाएगा। तो अगला है अपना, दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए बहुत फ़ायदा होगा।
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन सन 1897। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इसका द्रव्यमान कितना होता? इसके इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता? कूलाम आवेश। वन पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 इंटू 098 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक चक्रण गति करते हैं और दूसरा होता है अपना कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन चक्रीय गति करता है जो अपनी धुरी पर घूमता रहता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है जो कक्षीय गति करता है, कक्षा में घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। इस आवेश होता है ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और इसका द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के गति करते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक चक्रण गति जो धुरी पर करते हैं, और दूसरा होता है कक्षीय गति। और इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है, एक इलेक्ट्रॉन का विपरीत पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन का विपरीत न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है पॉजिट्रॉन। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल डी एंडरसन। और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान कितना होता है? पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10⁻31। और इस पर धनावेश होता है। आवेश कैसा होता? धनावेश।
इलेक्ट्रॉन का विपरीत पॉजिट्रॉन खोज कार्ल डी एंडरसन ने की थी। और द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और आवेश कितना होता है? आवेश होता है इसका धनावेश आवेश होता है। तो आगे पढ़ते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इनके बारे में बहुत अच्छे से हो गया, और इससे बाहर कहीं नहीं जाए, कुछ नहीं पूछेगा। एक बार इसी को रिवीजन कर लेना। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे पढ़ेंगे परमाणु के नियम, परमाणु संरचना का नियम। परमाणु संरचना का नियम। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है। इसे लिखाने की जरूरत नहीं है। परमाणु संरचना के नियम होता है प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है। परमाणु की कक्षा होती है KLMNO 1 2 3 4 5 कक्षा होती है। और इसका सूत्र होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर होता है तो K कक्षा में 2 × 1 स्क्वायर। K का हो गया 2 × 2 स्क्वायर। और M का हो गया 2 × 3 स्क्वायर। और इसी प्रकार N का होता है 2 × 4 स्क्वायर। O का होता है 2 × 5 स्क्वायर। कितना होगा? 2 8 18 32 और 50। ये इसकी कक्षा होती है, परमाणु की कक्षा होती है KLMNO। तो इसका सूत्र होता है 2n स्क्वायर में, तो 2 × स्क्वायर 2 हो गया, 8 हो गया। पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 होते हैं, चौथी कक्षा में 32 होते हैं, और पाँचवीं कक्षा में 50 होते हैं। अंतिम कक्षा में 8 अधिक और पहली कक्षा में। और नोट पॉइंट है एक, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 से मतलब कम, 8 से अधिक। और पहली कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। 8 से अधिक। और अंतिम कक्षा में 8 से अधिक। और पहली कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। नोट पॉइंट है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और पहली कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इसके बाद है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु में विद्यमान
परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, कभी भी एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा अपना? परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन या अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु भार, ऐसे ही एक परमाणु भार परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन तथा परमाणु भार होता है प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब अंतिम कक्षा में तत्व के परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो पहले परमाणु संरचना का नियम, कक्षा होती है K(L(M(N) और K कक्षा में इनका सूत्र होता है 2n स्क्वायर। तो पहली कक्षा में K कक्षा में 2 होते हैं, L कक्षा में 8 होते हैं, M कक्षा में 18 होते हैं, N कक्षा में 32 होते हैं, O कक्षा में 50 होते हैं, ऐसे ही O P Q ऐसे P तक होते हैं। तो अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और पहली कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु भार क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के परमाणु की जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है जी, जल्दी से कर लेते हैं जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो और आपको भी देखने में दिक्कत ना लगे। आयन क्या होते हैं? आयन आवेश युक्त परमाणु के समूह आयन कहलाते हैं। मतलब आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह आयन क्या होते हैं? आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह आयन कहलाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन होता है, एक ऋण आयन। एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन क्या होता है और ऋण आयन क्या होता है, इनको समझते हैं। जिस परमाणु निरंतर संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है
इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट में समझते हैं एक बार। धनायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु किसी परमाणु की निर्धारित संख्या की अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित परमाणु की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, वो धनायन होते हैं। और किसी परमाणु की निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, वो क्या होता है? ऋणायन होते हैं। ऋणायन होते हैं। अब होता है आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता? परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के आयन बनने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। आयनीकरण क्या था? परमाणु एवं परमाणुओं के समूह की आयन बनने की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? आयनीकरण कहलाती है। आयनीकरण क्या? परमाणु एवं परमाणुओं की समूह की आयन बनने की प्रक्रिया परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगला पॉइंट है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। कैसे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और एम्पियर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए से। एम्पियर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए से। जबकि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं ए से। किसी भी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाही विद्युत धारा। प्रवाही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। परिभाषा हो जाती है, मतलब इसकी परिभाषा ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाही विद्युत धारा कहलाती है। और इसी प्रकार विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? धन से ऋण की ओर। धन से ऋण की ओर। जबकि इलेक्ट्रॉनों की कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है धन से ऋण की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा इसके विपरीत होती है, मतलब ऋण से धन की ओर।
और विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, जबकि एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ही विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि प्रकाश की चाल ही विद्युत धारा की चाल के तुल्य होती है, बराबर होती है। और विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अब इसके बाद है एम्पियर। एक एम्पियर क्या होता? एक एम्पियर होता किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, मतलब किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁻18 एक एम्पियर होता है किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत, 1 एम्पियर किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अब पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसे क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के किसी चालक पदार्थ में विद्युत वाहक बल क्या होता है? EMF क्या होता है? किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा के एक सिरे से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो मतलब एक सिरे से किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा का मान
सीधा सीधा विद्युत धारा को एक सिरे से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है या ईएमएफ कहलाता है। जैसे विद्युत वाहक, इसका मात्रक होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट होता है, जिसे V से दर्शाते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट और इसे V से दर्शाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी, जनरेटर, जनरेटर से प्राप्त ईएमएफ। बैटरी या जनरेटर से प्राप्त ईएमएफ क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। हम अगला पॉइंट है एक वोल्ट क्या होता है? विद्युत वाहक बल पढ़ लिया अपने। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है या ईएमएफ कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है, जो इसे V से दर्शाते हैं। अब अपना एक वोल्ट क्या है? एक वोल्ट विद्युत वाहक बल का मान एक ओम प्रतिरोध वाले परिचालक में से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मान 1 एम्पीयर मतलब 1 ओम वाले प्रतिरोध में से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा करने पर 1 वोल्ट होगा। एक वोल्ट क्या है? विद्युत वाहक बल का मान मतलब ईएमएफ का मान 1 ओम वाले प्रतिरोध में से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट होता है। एक वोल्ट और वोल्टेज एक वोल्ट तो हो गया विद्युत वाहक बल का मान 1 ओम वाले प्रतिरोध में से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट होता है। जबकि वोल्टेज क्या होता है? विभवांतर वोल्टेज
विभवांतर अथवा ईएमएफ का वोल्ट में वोल्टेज होता है विभवांतर अथवा ईएमएफ का वोल्ट में व्यक्त किया गया मान वोल्ट कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, मतलब वोल्टेज कहलाता है। इसी प्रकार वोल्टेज एक अगला पॉइंट है अपना प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, इसे प्रतिरोध कह लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करना ही प्रतिरोध कहलाता है। तो किसी कारण में बर्बाद होने वाली विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है, मतलब प्रतिरोध होता है विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने नहीं देता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। ओम इसका चिन्ह होता है ऐसे, ओम। इसका साइन कैसे चिन्ह होता है? ओम। और मात्रक ओम हो गया प्रतिरोध, या इसे ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं इसे चिन्ह को? ओमेगा। दोस्तों इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। इसी पर इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई है, जैसे ओम का नियम, इसमें सब ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। एक ओम क्या होता है? एक वोल्ट मतलब एक वोल्ट विद्युत भाग, एक वोल्ट ईएमएफ से किसी चालक में से, एक वोल्ट ईएमएफ से किसी चालक में से एक एम्पियर की विद्युत धारा एक ओम होता है, एक वोल्ट ईएमएफ किसी चालक में से एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होना ही एक ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ओम कहलाता है। एक ओम कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? एक ओम क्या होता है? मतलब एक वोल्ट ईएमएफ
विद्युत वाहक बल में किसी चालक में से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 1 ओम कहलाता है। इसके बाद है चालकता। चालकता क्या होती है? जो विद्युत धारा प्रवाह में चालकता होती है जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। इसका मात्रक होता है साइमन। साइमन को कैसे दर्शाते हैं? एस से या महो। इसका सिग्मा कैसा होता है? इसका चिन्ह होता उल्टा ओम, महो या साइमन। तो चालकता को कैसे दर्शाते हैं अपन? चालकता को जी से दर्शाते हैं। तो जी बराबर 1/R का मतलब होगा अपना प्रतिरोध। तो चालकता का विलोम क्या होता है? चालकता का विलोम होता है प्रतिरोध। चालकता का विलोम प्रतिरोध। तो चालकता के विपरीत प्रतिरोध 1/R। तो चालकता जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है वो चालकता कहलाता है। और इसका मात्रक होता है साइमन। इसे ऐसे दर्शाते हैं या महो होता है। साइमन या महो इसके मात्रक होते हैं। और चालकता का विपरीत होता है प्रतिरोध। अब बात करते हैं विभव और वोल्ट। विभव अलग होता है वोल्ट। मतलब अब पढ़ेंगे अपन विभव। इकाई आवेश को मतलब किसी इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से एक बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक किया गया कार्य है। अनंत से किसी बिंदु तक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, अनंत आवेश को अनंत से किसी बिंदु विभव क्या बोला था? इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्टेज। वोल्टेज को कैसे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। और विभव या तो ऋणात्मक हो सकता है या क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। विभव कैसा हो सकता है? एक तो ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है। धनात्मक विभव और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। जब विद्युत
धनात्मक विभव कैसा होता है? जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वह धनात्मक विभव होगा। और ऋणात्मक विभव जब विद्युत धारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर प्रभावित होती है तो कैसा विभव होता है? ऋणात्मक विभव होता है। तो इसमें कोई डाउट? धनात्मक विभव जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित होती है तो धनात्मक विभव होगा, और जब विद्युत धारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर प्रभावित होती है तो ऋणात्मक विभव होगा। कुछ एक दो पॉइंट और हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। विभवांतर, जी विभवांतर क्या होता है? चलो इसको देखते हैं। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके कुछ विभव में अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जैसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी किससे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्टेज या वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर बोलते हैं। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्टेज होता है, वोल्ट ही होता है। और एक पॉइंट और है, विभवांतर अथवा ईएमएफ में अंतर। विभवांतर अथवा ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल में अंतर क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो विभवांतर का मान शून्य होगा, लेकिन ईएमएफ का मान शून्य नहीं होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा होती है तो विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर का मान शून्य होगा, परंतु ईएमएफ का मान शून्य नहीं होगा।
विभवांतर और ईएमएफ में अंतर। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होती है तो विभवांतर का मान 0 हो सकता है, लेकिन ईएमएफ का मान 0 नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी अपना कंप्लीट हो गया है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।